गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैंने जो है चैप्टर 5 मटेरियल हैंडलिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के सभी नोट्स जो है ग्रुप में डाल दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अच्छे से रीड किए होंगे और अपने नोट्स बनाए होंगे। तो फाइनली क्या कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस इस चैप्टर का पूरे चैप्टर नंबर 5 का एक छोटा सा समराइज वे में जो है आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट को थोड़ा समझ में नहीं आया तो कृपया जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स जो है अच्छे से तैयार करें। तो जैसा कि हमें पता चलता है कि चैप्टर का नाम ही है मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि सामग्री का हस्तांतरण, यानी कि एक हाथ से एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाने के कोई भी मीडियम हो सकते हैं। वो बाय मैन भी हो सकता है, बाय मशीन भी हो सकता है, बाय एनी व्हीकल्स यानी किसी भी गाड़ी के थ्रू हम जो है उस माल को जो है कहीं से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो फाइनली जैसे कि हम लोगों को पता है कि किसी भी कारखाने में उत्पाद की उत्पादकता के लिए हमें जो है एक कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कच्चा माल है हमें कहीं से अपने लोकल मार्केट से या कहीं जो है बाहर से जो है इंपोर्ट करके उसे जो है हम अपने पास लाते हैं, ताकि जो है उसे हम अपने कारखाने में फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल सकें, यानी कि अंतिम उत्पाद में बदल सकें। तो इसके लिए जो हमारा कच्चा माल है यानी कि रॉ मटेरियल है, इसको अंतिम उत्पाद में यानी कि फिनिश्ड मटेरियल में बदलने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उस हर स्टेप में जो हम मटेरियल की हैंडलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे सामान है, जो कच्चा माल है या कोई भी ऐसी सामग्री जो हमारी उत्पादकता के लिए ज़रूरी है, उसका हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेज से दूसरी जगह को ही इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है कि वो कैसे होगा, वो क्या है, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि सामग्री हस्तांतरण के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले तो भाई यही है कि हमारे पास भंडार करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और अधिक होनी चाहिए, ताकि जो हमारा माल है वो हस्तांतरण करते हुए जो है हमारे पास अधिक समय के लिए और उपयुक्त क्वांटिटी में जो है अवेलेबल हो सके, ताकि हम उससे समय आने पर या हमारा जो काम है वो कंटिन्यूस चलता रहे, उत्पादन जो है कंटिन्यूस बना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्हीं फंक्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि सामग्री हस्तांतरण के लिए जो भी हम माध्यम यूज़ कर रहे हैं, या तो मैन पावर का है या मशीन का है या जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मतलब किसी भी माध्यम से हो, हम बाय अपने हाथों से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, बाय क्रेन भी कर सकते हैं। और बहुत हैवी मटेरियल है, जैसे कि हमारे पास रेलगाड़ी भी है, उससे हम कच्चा माल जो है फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं लोकल मार्केट से या लोकल जगह से, ताकि जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो फाइनली हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मटेरियल या सामग्री हस्तांतरण कर रहे हैं, वह दक्ष यानी एफिशिएंट होना चाहिए, वो उस लायक हो कि वह हमारा काम कर सके। ठीक है, अब करते हैं हम बात इसके दूसरे पहलू में कि इसका उद्देश्य क्या है, मटेरियल हस्तांतरण का या मटेरियल हैंडलिंग का, या उसको ट्रांसफ़र करने के जो भी हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सबसे पहला तो यही है कि हमारे पास जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि जो पैसा लगता है मटेरियल को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, कम से कम लागत उसमें लगनी चाहिए। दूसरा है आपका कि प्रोडक्शन साइकिल, यानी कि उत्पादन चक्र के समय में कम से कम वृद्धि हो, यानी कि जो टाइम है हमारा उत्पादन करने का किसी उत्पाद को कम से कम हो। दूसरा है आपका हमारे पास जो है सामग्री हस्तांतरण का सही समय एवं सही मात्रा में जो है इसकी उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि क्या कहते हैं किसी वजह से हमारे को जो है इसमें क्या कहते हैं फ्लो में सामग्री हस्तांतरण के फ्लो में जो है इंटरप्शन ना हो, यानी कि कोई रुकावट पैदा ना हो या देरी ना हो। एक पॉइंट आता है इसका कि हैंडलिंग कैपेसिटी को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उत्तम बने और ज़्यादा हो। एक चीज़ है हमारा कार्य वातावरण, यानी कि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस है उन्हें भी हमें अपने हिसाब से फेवरेबल करना है, यानी कि एटलीस्ट जिस मौसम में हमें काम करना मोस्ट फेवरेबल हो या हमारे वर्कर्स को, जिससे जो है अधिक से अधिक उत्पादकता ली जा सके, हमको कुछ ऐसे पैरामीटर्स पे काम करना है और उनको जो है एक उद्देश्य की तरह देखना है। उसके बाद आता है कि आपका जो है जो डैमेज है वो कम से कम हो हस्तांतरण करते हुए। जैसे माना कि कोई कांच का सामान है, मेरे को एक ट्रक से
किसी स्थान से किसी कारखाने तक ले जाने हैं, तो उसके लिए क्या है, मुझे बहुत ध्यान से ले जाना पड़ेगा ताकि वो डैमेज ना हो, टूटे ना। और ऐसे ये है, क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल जो है उसका एक नितांत बने रहना चाहिए ताकि वो जो है प्रोडक्शन ऑपरेशंस में जो है रुकावट या बाधा ना डले। एक है कि मूवमेंट, यानी कि मटेरियल का जो मूवमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए कारखानों तक, एक लोकल प्लेस से कारखानों तक जाते जाते, या उसे जो है फाइनल प्रोजेक्ट तक बदलते बदलते क्या कहते हैं, उसका जो है उसका हमें ध्यान रखना है कुल मिलाकर। और लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग का, वो है भंडारण क्षमता, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक रखना अपने पास या उसमें वृद्धि करना, ताकि हमारे पास अधिक से अधिक रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, ताकि हम रॉ मटेरियल से जो है अपने उत्पाद को बना सकें। अगर हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है, अगर हम उसे स्टोर करते हैं तो समय आने पर या डिमांड आने पर उसे हम क्या काम कर सकें कि मार्केट में ऑन डिमांड उसे सप्लाई कर सकें। अब आ जाते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग मतलब सामग्री हस्तांतरण के सिद्धांत। इसमें क्या है, हमें उन इस सिद्धांतों को पढ़ना है जो हमारे लिए जो है बहुत उपयोगी होते हैं, किसके लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, जो कि मैंने सारे जो है आपके नोट्स में दिए हैं। और हो सकता है कि ये जो है किताब से मैंने ऐसे ही दे दिए गए हों, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लिखता या किताब से मैं डायरेक्ट उठाता तो बात एक ही है। तो मैं चाहूँगा ये कि आप लोग जो है अपने सेल्फ रिटन नोट्स बनाएं, यानी खुद लिख कर जो है बनाएं, ताकि वो समय आने पर एग्ज़ाम टाइम में जो है आप उसे अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर सकें या समझ सकें। तो अब बात होती है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग की। इसमें क्या हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे नोट्स में भी हैं। जैसे कुछ प्रिंसिपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ एक छोटी सी वीडियो के साथ। पहला प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं, कि कभी भी क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हम क्षमता से अधिक कोई काम करेंगे तो क्या होगा, डैमेज होने का या फेलियर होने का, काम का फेलियर होने का चांस जो है अधिक से अधिक बना रहेगा। दूसरा है आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए उतना प्रभावी होना चाहिए ताकि उससे जो है हमारा जो है काम हो जाए, और उस मटेरियल या इक्विपमेंट के होने के बाद जो है हमारा जो शारीरिक श्रम है, यानी कि जो हम काम मनुष्य के द्वारा करवाते हैं, वो जो है कम से कम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। बात आती है कि सेकंड प्रिंसिपल है कि हमें सेफ़ रहना है। सेफ, स्टैंडर्ड, एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, एप्रोप्रिएट, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉपर साइज में सामग्री हस्तांतरण उपकरणों का चयन किया जाना चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा बात है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट हो जिसका उपयोग हम सामग्री हस्तांतरण के लिए कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, स्टैंडर्ड यानी कि आदर्श होना चाहिए, और उसका जो है पर्टिकुलर क्या कहते हैं इवेंट के लिए जो है उसका उपयोग जो है वो जिसके लिए वो बनाया गया उसी में उसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन उसका अच्छा होना चाहिए, और उसका हमें जो यूज़ करना चाहिए वो प्रभावी तरीके से करना चाहिए। दूसरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि लचीला इन द सेंस कि जो हमारा जो इक्विपमेंट है उससे हम एक से अधिक काम कर सकें, या ज़रूरत आने पर वह जो है दूसरे कार्यों में भी उपयुक्त करा जा सके। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे सामान ले जाना है, मेरा कम सामान है, तो मैं छोटे हाथी से, यानी कि जो आजकल जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे मेटाडोर टाइप होती हैं, इनमें मुझे सामान ले जाना है, तो मेरा क्या है, वो इक्विपमेंट मेरे लिए फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीला है। उससे मैं अपना सामान, एक कच्चा माल ले जा भी सकता हूँ। बीच में जो है लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए मैं अपना कच्चे माल को हर स्टेज पे जो है ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड, या कारखाने की या जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसकी नीड के अनुसार। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सामग्री हस्तांतरण समस्याओं के कारक, यानी कि फैक्टर्स इन मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो जो कारक हैं जो हमें सामग्री हस्तांतरण के टाइम जो है कठिनाई पैदा करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो है, जैसे कि नोट्स में भी है कि ये जो है दो कारक होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग फैक्टर, दूसरा होता है इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे कि हम जानते हैं जब इंजीनियरिंग का वर्ड आता है, शब्द आता है, तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो है मशीन, टेक्नोलॉजी, इस तरीके से जो है ये कहीं ना कहीं जुड़ा, ये शब्द जो है ये कारक जो है उस चीज़ से जुड़ा होगा। जैसे हम इंजीनियरिंग फैक्टर जो हमारा पहला है इंजीनियरिंग फैक्टर्स, उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, उपलब्ध, इसका पहला पॉइंट है कि उपलब्ध भवन एवं संयंत्र अभिन्यास की दिशाएं। यानी कि जो भी हमारे पास भवन है और क्या कहते हैं कारखाना है, उसमें क्या है, उसके बिल्डिंग की स्टडी, उसकी डायमेंशंस, उसका साइज़, उसका लोकेशन, उसका प्लांट लेआउट कि किस लेआउट के साथ वो कारखाना हमारा बना है, और उसी के हिसाब से जो है
हमें क्या है, अपना जो सामग्री है उसे हस्तांतरण उस प्लांट में करना है। उसकी सारी स्टडी करने के बाद जो है, अगर हमने अच्छे से करी तो भाई हमें कठिनाई नहीं आएंगी। अगर हमने इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, किन चीज़ों के बारे में, पहला है हमारा बिल्डिंग का एंड प्लांट का लेआउट, दूसरा है बिल्डिंग की एंट्रेंस एंड क्या कहते हैं, मतलब जहाँ से जाते हैं एग्जिस्टेंस, दूसरा है प्लांट लेआउट, तीसरा है उसके फीचर्स, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं या भवन है या कारखाना है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, हम कैसे कैसे उसमें एंटर करा के अपने माल को अनलोड करेंगे, मैनुअली करेंगे या बाय इक्विपमेंट्स करेंगे या किसी मशीन से करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। दूसरा जो है इंजीनियरिंग फैक्टर्स, यानी कि अभियांत्रिक कारक में जो है दूसरा पॉइंट आता है आपका उत्पादन प्रक्रम और उपकरण, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। ये माल तो साहब हम कर लेंगे, लेकिन हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए ताकि जो है हमें कोई समस्या पैदा ना हो सामग्री हस्तांतरण में, कि प्रोडक्शन प्रोसेस है क्या हमारा, मतलब किस प्रोसेस के तहत हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी स्टेज है, कितनी स्टेज में हमें अपना सामान पहुंचाना है और कितना सामान पहुंचाना है, हर चीज़ की हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। तो फाइनली उसके बाद आते हैं हम हस्तांतरण किए जाने वाले उत्पादों एवं सामग्री की प्रकृति, यानी कि जो भी हमारा सामान है उसकी प्रकृति क्या है, जो हम जो है हस्तांतरण के लिए हम जिसके लिए तैयार हैं उसकी प्रकृति क्या है, मतलब कि कहीं वह इतना कमज़ोर तो नहीं है कि उसे हम जो है बिना सुरक्षा के ले जा रहे हैं वो रास्ते में टूट जाए, या भाई प्रोसेस करते हुए एक मशीन से दूसरी मशीन तक ले जाते हुए तो ख़राब हो जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमारा जो है मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए नेचुरली कि जिस सामान को हम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। अगर भाई वो बल्कि है, माना कि वो रुई भी हो सकती है, वो कांच भी हो सकता है, वो एनीथिंग हो सकता है, तो उस हिसाब से उसको जो है हमें कैपेबल करना, मतलब हमारे इक्विपमेंट को कैपेबल करना है कि जब हम ट्रांसफ़र करें या हैंडलिंग करें मटेरियल को, उसको हैंडल करें, हस्तांतरण करें एक स्थान से दूसरे तक, तो हम जो है सुनिश्चित कर लें कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है या जो भी हमारा माल है, यानी कि कच्चा माल है या वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है या वो कमज़ोर है या वो बहुत हार्ड मटेरियल है या वो बना हुआ है या आधा बना हुआ है या आधा तैयार है या पूरा बन चुका है, अंतिम अपनी स्टेज तक जा चुका है। एक है उसका जो है कितनी क्वांटिटी में है, पता चला कि क्वांटिटी बहुत सारी है और हमारे पास हस्तांतरण के लिए क्या है, बहुत कम कैपेसिटी का पावर है, या वो मैन है, या माना कि किसी कमज़ोर आदमी पर भाई ज़्यादा भार दोगे या बहुत ज़्यादा वजन उसके सिर पर रख दोगे तो सीधी सी बात है वो फेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करनी है। इन गलतियों से मतलब इस चीज़ के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात आती है उपलब्ध सामग्री हस्तांतरण, यानी कि जो हमारे पास इक्विपमेंट, यानी कि एग्जिस्टिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं हमें उसके बारे में पूरे ढंग से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, उनका हमें स्टडी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उन इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, टेक्निकल लेबर होनी चाहिए, टेक्निकल पर्सन होना चाहिए जिसने उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा हो, ताकि वह अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म कर पाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, सामग्री हस्तांतरण में हमें दिक्कत हो जाएगी, लाजमी होगी। तीसरा है सेकंड पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट था हमारा, सारे पॉइंट थे किसके बारे में समझता है, अभियांत्रिक कारक, यानी कि इंजीनियरिंग फैक्टर्स, ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा कारण है इकोनॉमिक फैक्टर, जो सामग्री हस्तांतरण में समस्या पैदा करता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है मितव्ययी या अल्पव्ययी कारक, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर। जब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से हम पहले हमें माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि जब हम इकोनॉमी या अर्थशास्त्र या व्यय की बात करते हैं तो इसके माइंड आ जाए पैसा, यानी कि कॉस्ट उसकी, कि जो भी हमारा खर्चा है सामग्री हस्तांतरण के लिए किसी स्थान से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, वह जो है भरपूर या प्रयुक्त क्या कहते हैं एज डिज़ायर्ड मात्रा में हमारे पास होना चाहिए, ताकि पैसे की कमी के कारण हम अपना सामान क्या कहते हैं हस्तांतरण करने के लिए कोई जो है समस्या पैदा ना हो, हमें अपने सामान में सामग्री हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं आए। तो इसके लिए क्या है कि भाई ऑपरेशन कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, कॉस्ट के बारे में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती हैं, उसके बाद आपका टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी कि कुछ आइडियल टाइम के बारे में भी हमें स्टडी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, हैंडलिंग स्पीड, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये किसको हमारे एक्सप्लेन करते हैं या किसकी तरफ डायरेक्शन करते हैं, हमें
इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इसके बारे में बाकी चीज़ें तो यही हैं कि आप लोग जो है एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम प्लांट लेआउट, कैसे हम कॉस्ट रिडक्शन कम करें अपने मटेरियल। इसमें और क्या इस चैप्टर के माध्यम से हमें और क्या सीखने को मिल रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन थ्रू इम्प्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि पैसे एक कारखाने में किसी उत्पाद के बनाने पर कैसे पैसे के व्यय को कम किया जाए। भाई कि माना कि ये पेन बनाने वाली कंपनी है, ये पेन जो पहले 10 रुपये में बन रहा था, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस पेन को बनाने के लिए जो भी मेरे पास कच्चा माल मेरे पास आया है उसको कैसे मैं सस्ते से सस्ते तरीके से अपने कारखाने में लाऊं और उसे जो है प्रोसेस में डालूं कि इस पेन की कॉस्ट जो है मैं 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, जैसे भी मुझे ठीक लगेगा उतना मैं कर लूँ। तो इसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे प्लांट लेआउट क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड चेंजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसे इसके बहुत सारे इक्विपमेंट चार्जेस कितना होना चाहिए, उसमें क्या मानवीय सामग्री हस्तांतरण पर रोक लगा देनी चाहिए, सारा काम हमें मशीन से कराना चाहिए, कुछ इसमें इस तरीके के पॉइंट है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब मोटा मोटा जो था मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। बाकी आप पढ़िए और मुझसे डिस्कस करिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है। जैसे आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू, जैसे मैंने उसमें नोट्स में भी जो है पिक्स डाली हुई हैं। जैसे कुछ मशीनें हैं, आप देख रहे होंगे ये, हाँ ये क्या है, हुक्स से बना रहे हुए हैं। हुक्स से क्या करें, हम सामग्री को उठाते हैं। ये जो हुक दिख रहे हैं आपको, दिख रहा होगा, इसमें क्या करते हैं हम हवा जो भी हमारे सामग्री या सामान होता है, जो भारी सामान होता है जिसे हम मैनुअली या किसी शारीरिक श्रम से नहीं उठा पाते, तो उनके लिए कहते हैं मशीन में कुछ ऐसे हुक्स लगे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चेन है, तो ये क्या है, सब इक्विपमेंट्स हैं सामग्री हस्तांतरण के, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ये कुछ मशीनें हैं, ये आपके पास पिक्स भी हैं, क्या आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। ऐसे ही यहाँ पे कुछ मशीनें हैं, तो यह सब क्या है, इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, सामग्री हस्तांतरण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा है कि मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि सामग्री हस्तांतरण एक प्लेस से दूसरे प्लेस करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वह क्या होता है, और दूसरा इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, यह सब आप जो है इस चैप्टर के माध्यम से सीखते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो है बातें समझ में आई होंगी, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है एग्ज़ाम के हिसाब से जो अपने आप को तैयार करें और अपने नोट्स बनाएं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप पूछें मुझसे, पर्सनली मुझे मैसेज करें, कॉल करें, जैसे भी हो आप बताएं। ठीक है, थैंक यू।